स्फीयर अपने सेंटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, राइट। तो ये सेंटर के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट की स्पीड किधर होगी, इधर होगी। ये पॉइंट इधर मूव कर रहा होगा, आया ना, ये पॉइंट इधर मूव कर रहा होगा, सही बात है भैया, ये पॉइंट इधर मूव कर रहा होगा, अरे हाँ या ना। और नीचे वाला जो ग्राउंड सरफेस है वो रेस्ट पे है, तो जो दो पॉइंट कांटेक्ट में है उनमें से एक पीछे मूव कर रहा है और एक रेस्ट पे, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, जो पीछे मूव कर रहा है उस पर आगे की ओर फ्रिक्शन होगा और जो रेस्ट पे है उस पर पीछे की ओर होगा, आया ना। यस सर। बस ये लग जाएगा। ठीक है, और A4 क्या कह रहा है भाई, A4 देख लेते हैं। A4 कह रहा है कि एक की स्पीड 3 है, एक की स्पीड 6 है और दोनों सरफेस रफ है क्या। ठीक है, ऊपर वाला ब्लॉक A है, नीचे वाला ब्लॉक B है, राइट। सुन रहे हो क्या। यस सर। हाँ सर। यस सर। A की स्पीड 3 है और B की स्पीड 6 है, तो फ्रिक्शन पर केवल रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है ना, उसको बाकी कौन से फोर्स लग रहे हैं वो उसको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि बाकी कोई पीछे खींच रहा है आगे खींच रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, पहली बात तो ये है क्योंकि हर जगह रिलेटिव मोशन है, आया ना। ग्राउंड और ब्लॉक बी के बीच में रिलेटिव मोशन है, ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो जो धीरे चल रहा है उसको फास्ट करेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का काम ये है। बाकी कोई और फोर्स लग के उसको स्लो कर रहा है वो फ्रिक्शन का मतलब नहीं है, फ्रिक्शन तो बस स्पीड दे रहा है। देखो ये कम चल रहा है तो हम इसको बढ़ाएंगे, इसको रोकेंगे, आया ना, इसको F1 बोल देते हैं। और यहाँ पे देखो ग्राउंड के साथ यहाँ का फ्रिक्शन क्या करेगा कि ये रेस्ट पे है, ये आगे जा रहा है, इसको भी रोकेंगे, सही बात है बोल बात, ग्राउंड पे आगे लगेगा, यूं होगा बेटा, ठीक है। ओके सर। ये हो गया A4। और कौन सा डाउट है, पार्ट 2 में डाउट है, पार्ट टू में नहीं भाई, ये पहले तो पार्ट 1 में सेक्शन बी में कौन कौन सा डाउट है, D2 B3 B4 इतने सारे डाउट है। B1 भी शाबाश यार, B1 में तो बताने वाला कुछ नहीं है, बताऊं क्या, सारे ही पूछ लिए, B3 B4 B1 B2 B4 तो क्लास में करवाया था ना। तो उसका पार्ट बी में डाउट है। पार्ट बी Yes. ही करवाया था क्लास में। तब फाइंड द एंगल में ऐसे क्लास में नहीं करवाया था कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, B4 की बात कर रहा हूँ, हाँ सर। तो द ब्लॉक, हाँ तो सर। ये फोर्स कितना आया था, म्यू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर आया तो था। यस, उसमें डायरेक्ट मतलब एंगल कैसे निकाले। वो भी बताया था कि जब cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मैक्सिमम होगा, है ना, ये टर्म आई थी ना उसमें, यस सर। ये मैक्सिमम कब होगा, तो इस टर्म को y मान लीजिए, इसकी मैक्सिमा निकालिए, आया ना, मैक्सिमा निकालोगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, राइट, यस सर। इक्वल टू 0 करोगे तो ये कितना आएगा, tan थीटा इक्वल टू म्यू, राइट। हाँ सर। ओके tan सर। थीटा, तो ये वो थीटा है जिसके ऊपर ये टर्म मैक्सिमम होगी और जिस पे फोर्स मिनिमम होगा, राइट। यस सर। और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू म्यू है तो साइन थीटा की वैल्यू देखो कितनी होगी,
ये म्यू है, ये 1 है, ये थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा म्यू है। साइन थीटा कितना होगा? म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, राइट? Yes, sir. cos थीटा कितना होगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, राइट? Yes, sir. ये साइन थीटा और cos थीटा यहाँ पे पुट करो, सही बात है बात? तो y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि y की मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब tan थीटा म्यू होता है, मतलब साइन थीटा ये होता है और cos थीटा ये होता है, तब y की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर आया ना। cos थीटा की जगह ये पुट कर दिया और ये आ गया साइन थीटा की जगह पर म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो ये वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ गई, सही बात है बात? और ये y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, इसलिए बोला था कि इस टर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ये होती है, बोला था ना, उसकी सीधा डायरेक्ट बता दिया। सुन रहे हो मेरी Okay, बात? sir. तो ये B4 हो गया है। B2 में देखो बंदर रस्सी को किधर खींच रहा है? ऊपर. बंदर रस्सी को ऊपर खींच रहा है, तब नीचे ऊपर की से नीचे, ऊपर से नीचे. ऊपर से नीचे की ओर खींच रहा है ना। Yes. तो बंदर रस्सी को खींच रहा है नीचे की ओर, तो रस्सी बंदर को किधर खींचेगी? ऊपर. ऊपर ऊपर. की तरफ। तो बंदर के हाथों पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। नहीं Yes, समझे sir. क्या? आप अपने हाथ से आप रस्सी के ऊपर क्यों चढ़ पाते हो? आप अपने हाथ से रस्सी को नीचे की ओर खींचते हो, और खींचने के लिए आपके हाथों और रस्सी के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए, आया ना, तभी तो आप रस्सी को होल्ड कर पाओगे, अदरवाइज तो स्लिप कर जाएगा आपका हाथ अगर रस्सी चिकनी होगी तो, आया ना? यस सर। हाँ सर. नहीं समझे क्या? तो आपके हाथ और रस्सी के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए, तो आप अपने फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रस्सी को नीचे खींचते हो, तो आपके हाथों पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, राइट? Yes, sir. यस सर। B3 में क्या दे रखा है? ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। तो भाई एक बात बताओ, इस 100 के दो कंपोनेंट है ना, 100 cos 37 एंड 100 sin 37, सही बात है गलत बात? हाँ सर. तो 100 cos 37 जो है वो बैलेंस हो रहा है किससे? ये जो ब्लॉक है इस पे 100 के दो कंपोनेंट है, राइट? 100 cos हाँ. 37 that is 80 और 100 sin 37 that is equal to 60, सही बात है गलत बात? सॉरी, ये 80 है, cos 37 हॉरिजॉन्टल वाला है, sin 37 60 है, अरे हाँ है ना? Yes, sir. म्यू इंटू 60, म्यू इंटू 60 इज इक्वल टू 80, सही बात है गलत बात? सर लेकिन ब्लॉक का मास. अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, mg भी आएगा है ना, हाँ सर, 160 हो जाएगा ना. mg भी आएगा, तो 100 प्लस 60 160 हो जाएगा, राइट? Yes, sir. सही बात है गलत बात? नॉर्मल की वैल्यू इस 60 mg दोनों के बराबर है ना, 60 भी होगा और mg भी होगा, Yes. तो म्यू की वैल्यू 1/2 हो गया, नहीं समझे क्या? हाँ सर, समझा. यस सर। समझा सर. आगे चले, Yes, सेक्शन sir. सी में डाउट है? सेक्शन सी में डाउट है भी? पार्ट 2 का सेक्शन है,
पार्ट सर 2 में, सेक्शन सी में C2 का थर्ड वन। पार्ट 1 में यस सर। कितने बच्चों को डाउट है इसमें, C2 के थर्ड वन में? जैसे एक बार आप ग्रुप पे पूछो डाउट वाले पे, बच्चे बता देंगे ओके सर। आपको, ठीक है? ओके सर। हाँ जी, पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2। सर C1। सर C2 C3। C2 C3 C2 में देखिए, सर C1 भी। C1 में डाउट, C1 तो बता देते हैं, रुको पहले C2 देख लीजिए। आपने ये फोर्स लगाया, ठीक है भाई, जैसे ही आपने ये फोर्स लगाया तो यहाँ पे फ्रिक्शन तुरंत एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ब्लॉक मूव करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन को पसंद नहीं आएगा। अरे हाँ या ना, यस सर। तो फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा आपके फोर्स के बराबर। सर वापस आप बताइए ना। जैसे मान लेते हैं रस्सी वस्सी कुछ भी नहीं है पीछे का, सही बात है मतलब, एक बार के लिए केवल ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया, तो यहाँ का फ्रिक्शन क्या करेगा, ब्लॉक को हिलने नहीं देगा, सही बात है मतलब, हाँ सर। और वो पीछे लग जाएगा। तो रस्सी होगी या ना होगी उससे फर्क थोड़ी पड़ा फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन को तो बात ये है कि आपने फोर्स लगा के खींचना चाहा, और फ्रिक्शन चाहता है कि ब्लॉक ना चले या ना खिंचाव हो। रस्सी तो तब टेंशन आएगा रस्सी में तो जब थोड़ा सा ब्लॉक आगे मूव करने की कोशिश करेगा, लाइक दैट, हाँ है ना। हाँ सर। अदरवाइज तो रस्सी ढीली की ढीली रहेगी। तो यहाँ पे जैसे ही आपने फोर्स लगाया फ्रिक्शन लग जाएगा उसी के बराबर, फोर्स के बराबर। आपने अपना फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, एक लिमिट तक फ्रिक्शन इसको रोक के रखेगा, हाँ है ना। और रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी जब तक फ्रिक्शन रोक के रख रहा है, सही बात है मतलब, यस सर। नहीं समझे? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई म्यू इनटू नॉर्मल। इसके बाद सर आपने पर फोर्स को फ्रिक्शन तो बढ़ाया, बढ़ता रहेगा ना टाइम के साथ, फ्रिक्शन, बढ़ता ये रहेगा फ्रिक्शन ना का टाइम के ग्राफ है साथ। क्या, फ्रिक्शन का ग्राफ है क्या? अच्छा मुझे लगा यस टेंशन सर। का। फ्रिक्शन और मैं टाइम का टेंशन का ग्राफ है। ग्राफ, मैं टेंशन का ग्राफ बना रहा हूँ, मैं टेंशन को जीरो से रोक दिया, ओके। फ्रिक्शन का ग्राफ है, तो किस कौन कौन से ब्लॉक में बीच में है ये, ए और बी के बीच में या बी और ग्राउंड के बीच में, ए और ग्राउंड के बीच में या बी और ग्राउंड के बीच में ग्राफ? बी और ग्राउंड। अच्छा बी और ग्राउंड के है ना, हाँ तो बी का फ्रिक्शन तो टेंशन पे डिपेंड करेगा, राइट? सुन रहे हो मेरी बात? यस बी सर। का हाँ फ्रिक्शन तो टेंशन पे डिपेंड करेगा, तो जितना टेंशन उतना फ्रिक्शन। तो शुरुआत में तो टेंशन ही जीरो रहेगा ना, ये फोर्स बढ़ेगा तो ये फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, टेंशन ही जीरो रहेगा, सही बात है। पहले टेंशन का ही बना लेते हैं, अरे हाँ या ना। हाँ सर। तो शुरुआत में टेंशन ही रहेगा, उसके बाद में आपने ये फोर्स बढ़ाया तो टेंशन भी बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे टेंशन बढ़ने लगा ये फ्रिक्शन उसका अपोज करने लगा, राइट? अरे हाँ या ना, तो ये फ्रिक्शन भी बढ़ने लगा। तो शुरुआत में टेंशन जीरो तो फ्रिक्शन भी जीरो। सुन रहे हो मेरी बात बेटा?
ब्लॉक बी हाँ वाला, सर। ये ब्लॉक बी वाले का बना रहा हूँ। तो टेंशन जीरो तो फ्रिक्शन भी जीरो। अब क्या हुआ, ये टेंशन बढ़ने लगा। टेंशन क्यों बढ़ने लग गया? क्योंकि ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। तब जो भी फोर्स बढ़ाओगे उसको बैलेंस कौन करेगा? टेंशन। सही बात है गलत बात? और इस टेंशन को बैलेंस कौन करेगा? ये फ्रिक्शन। सही बात है गलत बात? तो जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये टेंशन बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है तो ये फ्रिक्शन बढ़ रहा है। लेकिन ये फ्रिक्शन भी एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ सकता है ना। सुन लो मेरी बात, ये एक मैक्सिमम वैल्यू यस। तक बढ़ गया। अब क्या होगा? अब आपने फोर्स बढ़ाया, टेंशन और बढ़ा तो ये टेंशन भी बढ़ा, ये फ्रिक्शन इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता, तो ये दोनों सिस्टम मूव करने लग जाएंगे। सही बात है मतलब, मूव करने लग जाएंगे तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। राइट, सुनना मेरी बात। इसके बाद हाँ सर। ऐसा ग्राफ आएगा फ्रिक्शन वर्सेस टाइम ऑफ ब्लॉक बी के लिए। ठीक है बेटा? ओके। C3 में सूडो फोर्स लगा दो भाई। ये जो दो ब्लॉक जा रहे हैं ना, आपने टू ब्लॉक प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हो ना तुम लोग? अरे कर सकते हो ना टू ब्लॉक प्रॉब्लम को? यस सुन लो सर। मेरी बात, कैसे सोल्व करते हैं? यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो पहले दोनों को एक साथ मानेंगे चलता हुआ। सही बात है गलत बात? Yes, sir. और यहाँ पे नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल कैसे निकालते हो बताओ? इस सरफेस पे नॉर्मल कितना होता है? दोनों का मास ऐड करके into 10. इंटू जी, क्योंकि नीचे इतना लग रहा होता है। राइट, Yes, sir. तो इतना ही यहाँ पे नॉर्मल हो गया क्योंकि ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है ना? अब आप Yes, sir. लिफ्ट के अंदर बैठ गए, तो ये जो आपकी लिफ्ट है इसके अंदर आप बैठ गए, तो आप खुद एक्सेलेटेड फ्रेम में आ गए ना, क्योंकि आपका एक्सेलेशन है g/4। Yes, sir. तो ये ऑब्जर्वर खुद क्या है? एक्सेलेटेड फ्रेम में। तो इसको ये ब्लॉक ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। अरे हाँ है ना? हाँ sir. यस सर। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर एफबीडी बनाओगे तो कैसे बनाओगे? दोनों ब्लॉक के ऊपर mg लग रहा है। अरे हाँ है ना? Yes, sir. m1g और m2g। राइट, और एक लग रहा है सूडो फोर्स दोनों ब्लॉक पे। लग रहा है नहीं लग रहा? हाँ। क्योंकि आप खुद एक्सेलेटेड फ्रेम में हो तो आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो m1g/4 ये नीचे की ओर लगाओगे। अरे हाँ है ना? यस सर। और यहाँ पे भी लगाओगे m2g/4। तो अब जो नॉर्मल लिखोगे, तो पहले तो केवल यही था, अब इसके साथ एक और ऐड हो गया m1 + m2g/4। हो गया नहीं हो गया? हाँ sir. अब वाले केस में तो अब ये नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा हो गई है। हाँ है ना? इसका Yes, sir. प्लस इसका सम हो गया। तो बस इतना सा फर्क पड़ा है। इसी तरीके से यहाँ का नॉर्मल भी बढ़ गया है। अरे हाँ है ना? एंड n2 वो भी m2g + m2g/4 हो गया है। बाकी टू ब्लॉक प्रॉब्लम ही है। ये समझ में आ रही है तो बात? तो नॉर्मल बढ़ गया है तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बढ़ गई है। सही बात है लोग? म्यू इनटू नॉर्मल। अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। कोई तकलीफ है? No, sir. आगे बताइए, और कौन सा डाउट है पार्ट 3 में? Sir, C3. C3 में डाउट है? ये C3 तो Yes. बताया था। No, sir, C2 था ना? तो तुमने तो थोड़ी देर पहले ग्राफ वाला बताया था, वो कौन सा था? वो C1 सर था. वो C1 था। अरे ठीक है, C1 पूछ लिए क्या तुम?
C1 तो पूछा ही नहीं था किसी ने, मैंने ऐसे ही बता दिया क्या? नहीं सर पूछा था। नहीं सर, मैंने पूछा था। ओके। C3 ये है क्या? मैन ऑफ मास m इज अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स टू स्लाइड ए बॉक्स ऑफ मास m डैश, ये वाला है क्या C3? यस सर। ठीक है, पढ़ता हूँ मैं एक बार। A man of mass m is applying a horizontal force to slide a box of mass m on a rough horizontal surface. It is known that the man does not slide. ठीक है। The coefficient of friction between the shoes of man and the floor is mu, and between the box and the floor is mu dash. Which of the following cases it is certainly not possible to slide the box? ठीक है भाई। तो इसने बोला कि कौन कौन से पॉसिबल नहीं है, मतलब जो पॉसिबल है वो आपका आंसर नहीं होगा। सुन रहे हो क्या मेरी बात? नॉट पॉसिबल वाला आंसर होगा। ओके अरे हाँ है यस ना? सर। तो ये एक बॉक्स है, अभी या तो अपने आप ही चलने लग जाता है, कई बार चलता ही नहीं। नया परचेज किया जाए क्या? सर उसका फ्रिक्शन खराब हो गया होगा। नहीं, फ्रिक्शन नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो कुछ और ही दिक्कत लग रहा है मुझे। सेंसर वगैरह होता है ना इनमें तो। देखिए ये फोर्स इसको खींच रहा है, ब्लॉक को, ये आदमी खींच रहा है, तो रस्सी, बेसिकली आदमी ने टी फोर्स लगाया, तो वही तो रस्सी में टेंशन होगा ना। आदमी ने रस्सी पे लगाया, तो रस्सी ने भी आदमी पे लगाया। अरे हाँ या ना? यस तो इस ब्लॉक का एबीडी बनाओ, ब्लॉक पे भी तो टी फोर्स लग रहा है, और इस आदमी का एबीडी बनाए तो इस पे भी टी फोर्स लग रहा है। हाँ या ना? ये कह रखा है कि आदमी स्लाइड नहीं कर रहा, मतलब आदमी के ऊपर फ्रिक्शन इधर लगेगा। सही बात है वो बात, जो इसको स्लाइड करने से रोकेगा। तो ये इस फ्रिक्शन जो मैक्सिमम हो सकता है आदमी वाला, इसका कोफिशिएंट कितना दे रखा है? म्यू दे रखा है, म्यू डैश दे रखा है। म्यू दे रखा है आदमी और ग्राउंड के बीच, म्यू इंटू आदमी, दोनों का मास सेम है क्या रे? हाँ सेम है। अच्छा, आदमी का मास m है। मुझे मास m और m डैश दिया है। हाँ, आदमी का मास m है, तो ये मैक्सिमम म्यू mg होगा। तो ये टेंशन की वैल्यू म्यू mg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ या ना? तो यस टेंशन की सर। मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि आदमी स्लाइड नहीं कर रहा है, तो टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू mg हो सकती है। सुन रहे हो मेरी बात? अब कह रहा है कि ब्लॉक भी स्लाइड नहीं करना चाहिए, तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करना चाहिए, तो जो आपका फ्रिक्शन है जो ब्लॉक को रोकने वाला है, वो फ्रिक्शन तो टेंशन के बराबर होगा। हाँ या ना? तभी ब्लॉक चलेगा नहीं। सही बात है गलत बात? और ये फ्रिक्शन मैक्सी कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है म्यू डैश m डैश g, या ब्लॉक का मास m डैश है। ठीक है? अरे हाँ या ना? यस सर। तो ब्लॉक नहीं चलने के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? टेंशन के बराबर। और एक्चुअली ब्लॉक की मैक्सिमम, इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? म्यू डैश m डैश g। मतलब अगर टेंशन आपका लेस देन म्यू डैश m डैश g है, तो ब्लॉक नहीं चलेगा। अरे सुन रहे हो मेरी बात? ये जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो अगर मैक्सिमम वैल्यू से कम है तो ब्लॉक नहीं चलेगा। सही बात है गलत बात? यस सर। लग जाएगा और ब्लॉक नहीं चलेगा। तो ये वो कंडीशन हो सकती है। तो टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी शुड बी लेस देन म्यू डैश एम डैश जी। सही बात है गलत बात? ओके सर। जिसके लिए ब्लॉक ना चले, तो म्यू डैश एम डैश की वैल्यू म्यू एम से बड़ी होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन देखो, इसने बोला कि सर्टेनली नॉट पॉसिबल की बात पूछा है, तो जिसमें आप पक्का बोल सकते हो ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी। तो पहले केस में देखिए म्यू बड़ा और एम छोटा। हाँ या ना? और हाँ एम सर। डैश बड़ा और तो म्यू बड़ा और एम छोटा, म्यू डैश बड़ा
एम डैश बड़ा और म्यू डैश छोटा, इसमें सर्टेनली नहीं बोल सकते हम कि म्यू डैश एम डैश म्यू एम से बड़ा होगा क्या, हाँ या ना। बी ऑप्शन यस में सर, कंफर्म सर्टेनली नहीं बोल है। सकते हैं क्योंकि उसमें म्यू डैश भी बड़ा है और एम डैश भी बड़ा है, तो उनका प्रोडक्ट बड़ा ही होगा, राइट। यस सर। Yes, तो sir. बी ऑप्शन सर्टेनली का, इसने इसलिए ये वर्ड स्पेशली यूज किया है कि जिसमें आप सर्टेनली नहीं बोल सकते, वो वाला बात बताओ, आया ना। यस। सर्टेनली बोल सकते हो जिसके अंदर, जिसमें पक्का ही स्लाइड नहीं करेगा, ऐसा कौन सा केस है, तो वो बी केस है, राइट। बी ऑप्शन समझ में आया क्या सभी को। हाँ सर। Yes, sir. और कौन सा डाउट है बताइए। सर पार्ट 3 का B4। यार पार्ट 3 में तो मेरे पास मैथ्स का कॉलम है, तुम ये B3 B4 कहाँ से ले आए। सर हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है पार्ट 3। पार्ट हाँ 3 सर। न्यूमेरिकल्स है, Sir, मैथ्स का इसमें कॉलम तीन हटा सेक्शन, है। इसमें सेक्शन ए बी सी है। कॉम्प्रिहेंशन है क्या। नो सर। न्यूमेरिकल वैल्यू है सर। सर मैंने आपको चलो व्हाट्सअप कर दिया है। 99675 वाला है क्या। यस सर वही। A uniform rope so lies on a table that part of it lays over. The rope begins to slide when the length of hanging part is 25% of entire length. What is the coefficient of friction between the rope and table? क्वेश्चन का मतलब ही समझ नहीं आया अच्छे से। अरे एक रस्सी है, उसका उसका कुछ हिस्सा टेबल से नीचे लटक रहा है, आया ना, बाकी का हिस्सा टेबल के ऊपर ही है। सुन रहे हो क्या। यस सर। तो रस्सी का कितना हिस्सा टेबल से नीचे लटकना चाहिए कि रस्सी स्लाइड करना चालू कर दे, मतलब ऐसा टाइप का ही। तो ये कह रहा है कि रस्सी जब 25% टेबल से नीचे लटकती है ना, तो रस्सी ऊपर वाली रस्सी भी नीचे की ओर स्लाइड करना चालू कर देती है। देखो मैं बताता हूँ, भावनाओं को समझते नहीं हो यार, कैसे समझोगे तुम आगे किसी की भावनाओं को, है भाई। ट्राई करते हैं। हाँ, क्वेश्चन की भावनाओं को नहीं समझते हो तो इंसान की भावनाओं को समझना पड़ेगा ना तुम्हें। ओके सर। इंसान की भावनाओं को भी समझा करो। ये टेबल है, ठीक है, देखो कितना सुंदर टेबल बनाया मैंने, ऐसा है आपके घर में। नहीं सर इतना सुंदर नहीं है। इतना सुंदर नहीं है ना, मेरे घर में है देखो, इसलिए मैंने इसका कॉपी बनाया। ऐसे रस्सी लटक रही है, ठीक है। ये तो जब ये नीचे लटकने वाले पार्ट का वेट ज्यादा हो जाएगा तो ये ऊपर वाले पार्ट को खींच लेगा ना नीचे की ओर। यहाँ पे mg लग रहा है नहीं यस, लग रहा, और यहाँ पे रोक कौन रहा है रस्सी को स्लाइड होने से, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। सही बात है गलत बात। तो वो म्यू इनटू नॉर्मल लग रहा है फ्रिक्शन, जो रोकने के लिए लग रहा है, तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड है ये, राइट। तो ये कह रहा है कि जो ये रस्सी थी ना, इसका 25% हिस्सा नीचे लटक रहा था, मतलब 1/4 L/4 और 3 L/4 ऊपर ही था। अरे हाँ है ना। यस सर। यस। तो इस रस्सी पे जो L/4 नीचे लटक रहा था तो उसका मास भी 1/4 होगा। हाँ सर। और यहाँ पे नॉर्मल कितना लग रहा होगा, जैसे यहाँ पे 3m/4 नीचे और नॉर्मल ऊपर। सही बात है गलत बात। तो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इसकी बात कर रहे हैं। इसका मास हो गया 3m/4 × g और ग्राउंड से हो गया नॉर्मल। अरे हाँ या ना।
ग्राउंड से नहीं, टेबल Yes. से। Yes, तो sir. नॉर्मल की वैल्यू भी 3m/4 इंटू जी के बराबर हो गया। तो म्यू इंटू नॉर्मल, इस पे फ्रिक्शन हो गया, राइट। अरे हाँ या ना। हाँ Yes, सर। sir. तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड है m/4 इंटू जी, ये चलाने वाला हो गया। ये भाई साहब आगे खींचना चाह रहे हैं, ये भाई साहब नहीं खींचना देने चाह रहे हैं। जब दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे तब खींचने की सिचुएशन में आ गया ना। तकलीफ है क्या? अब जैसे ही थोड़ा सा आगे और बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी और इसकी कम होगी। अरे हाँ या ना। m/4 से m/4, g से g, म्यू की वैल्यू 1/3 होनी चाहिए। तकलीफ है क्या? नो सर। No, sir. यही पूछा था ना कि जब हाँ सर, आ गया। 25%, जब 25% ऐसा लटक रहा है तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड की सिचुएशन में है वो। ठीक है। और कौन सा डाउट है बताओ पार्ट 3 में। यार ये नया वाला सीट का मेरे पास पीडीएफ चाहिए मेरे को। वो दोनों इक्वल कैसे हुआ वापस से बताएं बेटा। जब ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड की सिचुएशन में होगा तो जो चलाने वाला है वो रोकने वाले के बराबर हो गया है ना। पहले रोकने वाला ज्यादा था इसलिए नहीं चल रहा था, अभी बस चलने वाला ही है। चलो दोनों फोर्स बराबर हो गए हैं, आया ना, इसलिए दोनों को बराबर किया। क्वेश्चन में लिख रखा है कि ये चलने वाले ही हैं। ठीक है। और कोई डाउट? यार एक लोग Sir, कहते ना exercise 3 में। एक्सरसाइज 3 में। हाँ sir. एक्सरसाइज 3 में देखता हूँ मैं। एक्सरसाइज 3 कौन सा है? फ्रिक्शन का। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में या पार्ट 2 में? Sir, part 2 में, second वाला। पार्ट सेकंड वाला कौन सा है बताओ। Sir, block of mass m is placed on a surface with vertical cross ओके section given by y हाँ equal to ठीक है, x y इक्वल टू x³/6, यही वाला ना। The block of mass m is placed on a surface with a vertical cross section of y is equal to x³/6. If the coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping. ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं हम। देखिए कैसे, क्या इसकी भावनाओं को समझे पहले ये बताओ। नहीं sir, वही दिक्कत है। वही तो दिक्कत है ना, आपको भावनाएं समझ में नहीं आती है। हमको देखो, हमको सबकी भावनाएं समझ में आती है। y और x का ग्राफ बनाओगे तो y इक्वल टू x³/6 बोला ना इसने। तो y इक्वल टू x³/6 कुछ ऐसा ग्राफ होगा, राइट। सुनो मेरी बात बेटा। हाँ sir. एक ब्लॉक को ऐसे सरफेस के ऊपर रख दिया है, बताओ कितना जाति कर रहे हैं उसके साथ, है ना। तो बोल रहा है कि ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट पे रख सकता हूँ कि वो स्लिप ना करे, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, राइट, म्यू दे रखा है ना, कि वो स्लिप ना करे। 0.8. 0.8 5. 0.8 ना, 0.5। ओके। अब हमें पता है कि कोई भी इंक्लाइन पे जो एंगल थीटा बना रहा हो हॉरिजॉन्टल से,
वहां पे ब्लॉक स्लिप करने की सिचुएशन में कब होता है? जब जब tan थीटा इक्वल टू म्यू हो जाए, राइट? यस सर। जब mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा के बराबर हो जाए, तो जब tan थीटा इक्वल टू म्यू हो जाए तब ब्लॉक सिचुएशन स्लिप। तो मैं ये मान लेता हूँ कि लेट अस सपोज यहाँ पे स्लिप करने की सिचुएशन में है, तो ब्लॉक यहाँ ना रख के इस इंक्लाइन पे रखा गया, राइट? कौन से इंक्लाइन पे? इस इंक्लाइन पे। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कि ब्लॉक को हाँ मान सर। लेते हैं कि हाँ मैंने सर। यहाँ पे रखा है और ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड की सिचुएशन में आ गया है, मतलब यहाँ का tan थीटा किसके बराबर हो गया है? म्यू के बराबर। सही बात है गलत बात? इस इंक्लाइन का tan थीटा 0.5 के बराबर है, इसका मतलब। सही बात है गलत बात? लेकिन ये इंक्लाइन तो क्या है? इसका टेंजेंट है। सही बात है गलत बात? इस पॉइंट पे सर tan थीटा tangent- 0.5 कैसे हुआ? क्योंकि tan थीटा जब म्यू होता है जब भी तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता है ना, ओके हाँ सर। तो इंक्लाइन का थीटा जब म्यू होता है, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इसको ये मान लेता हूँ कि ब्लॉक इस सरफेस पे पड़ा है या इस इंक्लाइन पे पड़ा है, एक ही तो बात है। क्योंकि ये इंक्लाइन जितना ये सरफेस टिल्टेड है यहाँ पे उतना ही टिल्टेड ये इंक्लाइन है। अरे समझ में आ रही है बात? हाँ सर। चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको, भावनाओं को दूसरी तरीके से समझाया जाए। ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे नीचे mg लग रहा है, तकलीफ है? इस mg के दो कंपोनेंट है, एक तो इस सरफेस के अलोंग, एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ इस ब्लॉक को स्लाइड कौन करवा रहा है? ये अलोंग वाला। यस सर। अब ये कंपोनेंट निकालने के लिए मुझे ये एंगल चाहिए। यस सर। मैंने ये एंगल थीटा मान लिया, तो ये कंपोनेंट mg sin थीटा आ जाएगा। हाँ या ना? तो यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया एक्चुअली। सही बात है गलत बात? हाँ सर। एक तो टेंजेंट के अलोंग फोर्स आ गया, एक टेंजेंट के परपेंडिकुलर आ गया, इतना ही यहाँ पे नॉर्मल लग गया। सुन रहे हो क्या मेरी बात? हाँ सर। यस सर। तो इतना ऊपर फ्रिक्शन लग गया, म्यू इनटू नॉर्मल। और ये बोल रहा है कि वो मैक्सिमम हाइट क्या होगी जब ये चलने लग जाएगा, मतलब यहाँ पे ये चलने की सिचुएशन में है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। म्यू इनटू नॉर्मल किसके बराबर है? म्यू mg cos थीटा mg के cos बराबर। थीटा इंटू म्यू। सही बात है गलत बात? तो ये हाँ सर। चलने की सिचुएशन में है, तो mg दोनों इक्वल sin हो थीटा जाएंगे। किसके बराबर हो गया? म्यू म्यू mg mg cos थीटा cos के। थीटा। तकलीफ नो mg सर। mg क्या? tan थीटा इक्वल टू म्यू। यही तो मैंने लिखा था डायरेक्ट, नहीं समझे क्या? हाँ सर। और ये tan सर थीटा समझ किसका स्लोप है? टेंजेंट का। हाँ सर। सही बात है गलत बात? ये tan थीटा एक्चुअली बेसिकली इस टेंजेंट का स्लोप ही तो है, इस लाइन का। यस सर। तो कोई भी ग्राफ पे कोई भी पॉइंट पे स्लोप कैसे निकाला जाता है? dy dy by अपॉन dt। dx, 3x स्क्वायर बाय 2 6.2, और यही tan थीटा है। अरे हाँ या ना? यस सर। तो मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा x, y है, तो यहाँ का स्लोप होगा सर x स्क्वायर बाय 2, तो x स्क्वायर बाय 2 शुड बी इक्वल टू 0.5। सही बात है गलत बात? तो हाँ जहाँ सर। पे x स्क्वायर की वैल्यू 1 है वहां पे ब्लॉक स्लाइड करना चालू करेगा, तो जहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी। सही बात है गलत बात? यस। मतलब वहां पे y की वैल्यू 1 क्यूब बाय 6 होगी, चलो 1 बाय 6 मीटर, हाइट की वैल्यू 1 बाय 6 मीटर होगी। सही बात है गलत बात? हाँ सर समझा। हाँ सर। अभी क्वेश्चन की और सॉल्यूशन की दोनों की भावनाओं को समझे आप? हाँ यस सर। सर। ठीक है। देखा जई वाले कैसे कैसे सोचते हैं, है ना? कुछ अलग ही सोच रखते हैं ना। हाँ सर। चलो आगे बताओ।
जब आप भी उन्हीं की तरह अलग ही सी सोच रखने लग जाओगे तो आप जेई के लायक हो जाओगे। ठीक है, बाकियों से डिफरेंट सोच होनी चाहिए और अच्छे मैटर में होनी चाहिए। और कोई डाउट बताओ। पार्ट 3 अभी तक पूरा अच्छे से हुआ नहीं है, एक्सरसाइज 3। कंप्लीट नहीं कर पाए हो आप अभी नहीं तक। सर, थोड़ा डाउट आ रहा है एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। कॉन्सेप्ट वीक है क्या आपके? नो सर, एक्सरसाइज 1 अच्छे से हो गई। ओके, सर वो क्वेश्चंस करो। ही ऐसे थोड़ा टाइम लेते हैं सोचने में। यस सर। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा सोचिए, उसके बाद कीजिए, है ना। हाँ आपको सर। टाइम लेने का पूर्ण अधिकार है। और बताइए आप लोगों की क्या सेवा की जाए। मतलब कोई और डाउट है तो बताइए, सेवा वैसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं यहाँ। सर एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 का फर्स्ट। एक्सरसाइज एक, एक्सरसाइज 1 का 3। पार्ट 1 का, एक्सरसाइज 3 के, अब यस सर, 3 का पार्ट पार्ट 1 के 1 तो फर्स्ट। दिया ही नहीं था। तो पार्ट 1 नहीं दिया। ओके। नहीं, अभी होने दो ना बच्चों का, सबका साथ ही डिस्कस करते हैं। देखो तुम ओके लोग है सर। ना डाउट में, वही मतलब एक्सरसाइज 1 और 3 में से बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज 2 के आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक्सरसाइज 1 और 3 है ना, उसी के डाउट लेके आ करो जो क्लास में डिस्कस हो गया, राइट? समझ में आ रही है बात? एक बार क्लास में डिस्कस होने दिया करो, ठीक है ना। 1 और 3 के डाउट, 2 के आप कभी भी लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 डिस्कस हो क्वेश्चन नहीं नंबर पाता। 4, पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 4। किसका? 2 का। हाँ, 2 का डाउट में बेटा हाँ सर, क्लास में डाउट। नहीं डिस्कस करें। अच्छा ओके डाउट ओके। डीसी की हाँ बात कर सर। रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, ठीक है ठीक। हाँ भाई, चलिए आगे पढ़ाई करें। हाँ सर। कहाँ तक पढ़ा दिए थे लास्ट क्लास में, बताइए। सर फ्रिक्शन खत्म हो गया। सर लास्ट में फ्रिक्शन सर थी आप भी। बोले थे कि वर्क एनर्जी पावर लेंगे। अच्छा, फिक्शन कंप्लीट हो गया, वर्क एनर्जी पावर से चालू करना है, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर अभी चालू नहीं किया क्या मैंने? एक दो बैच में तो चालू कर दिया है। वर्क एनर्जी एंड पावर, सबसे पहले तो वर्क की बात करते हैं, राइट। अच्छा, अपनी लेक्चर एक कैंसिल हो गया था ना? यस सर सर। 2 हुए थे। हाँ, सर हाँ सर, कैंसिल हुआ था। एक ही हुआ था ना? हाँ सर। दो थोड़ी कैंसिल हुए थे यार, एक ही कैंसिल हुआ था। हाँ, उसी चक्कर में चालू नहीं हुआ है, अदरवाइज इसमें चालू हो जाता। चलो, वर्क क्या है? आवर अपॉन टाइम, हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो मैथमेटिकल हो गया, है ना। हाँ सर। लॉजिकली, लॉजिकली एक्सप्लेन तो करो पहले, इसके पीछे का लॉजिक तो समझे। वो तो कैलकुलेशन हो गया वर्क का, कि कैसे वर्क को कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। वर्क है बेसिकली, इट इज ए मेथड, one of the method to transfer the energy from one object to another object। समझे क्या? एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक
एनर्जी के ट्रांसफर करने का एक तरीका है वर्क। सही बात है गलत बात? एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर की जा सकती है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो उन्हीं में से एक तरीका वर्क है। एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक और तरीका भी होता है, ठीक है ना? और भी कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका, स्पेसिफिक तरीका वर्क है, ठीक है? इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। लिख लो भाई, इट इज a method of transfer of energy. It is a method of transfer of energy from one object to another object. सही बात है बोल? एक सेकंड होल्ड रखना भाई, एक सेकंड होल्ड रखना। हाँ, भूख लग रही है क्या? नहीं, कुछ मंगवाना है क्या खाना? भर गया पेट? नहीं, कुछ नहीं है, मैं वैसे पूछने आया था। हाँ जी, चले आगे। अरे सुन रहे हो? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वर्क क्या है? इट इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अब कभी कभी यहाँ पे अपन वर्ड यूज करते हैं पॉजिटिव वर्क या फिर नेगेटिव वर्क। इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव वर्क का मतलब Direction. है, नहीं, जब आप F इंटू, वो बाद में बताऊंगा डायरेक्ट। पॉजिटिव वर्क का मतलब है कि किसी को एनर्जी देना। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी दे रहे हो, मतलब आप उस पर पॉजिटिव वर्क कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Sir, example. जैसे कि मैंने किसी को धक्का दिया, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को, और वो चल पड़ा मेरे धक्का देने से, आया ना? तो वो चला तो उसके पास स्पीड आई। स्पीड आई तो तुम्हें पता है कि हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है। सही बात है गलत बात? Yes, sir. तो उसके पास एनर्जी आ गई ना, हाफ mv स्क्वायर। वो एनर्जी कहाँ से आई? आपके धक्का देने से। मैंने धक्का देने से, मतलब मैंने उस पर पॉजिटिव वर्क किया है, राइट? मैंने जिस डायरेक्शन में धक्का दिया उसी डायरेक्शन में वो चला, मतलब मेरा वर्क पॉजिटिव है, ठीक है ना? और कितना वर्क किया मैंने उस पे? जितनी उसके पास एनर्जी आई, हाफ mv स्क्वायर की जो वैल्यू है, इसका मतलब मैंने उतना वर्क किया है, तभी तो उसके पास वो एनर्जी आई है। अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ये तो हो गया पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है? जैसे छोटे छोटे, जब हम छोटे होते थे तो पापा मम्मी साइकिल ला के देते थे, और उस साइकिल को चलाने के लिए हम आपस में लड़ते भी थे, जो बहन भाई है। हाँ या ना? हाँ सर। कि अब मेरी बारी है, मेरी बारी है। तो लेट अस सपोज आपका भाई या बहन साइकिल चला रहा है, ठीक है, एंड आपकी बारी आ गई है साइकिल चलाने की, आपका टाइम हो गया, तो आप क्या करते हो? साइकिल को पीछे से पकड़ के खींचते हो ना, बस रुक जा मेरी बारी हो गई, राइट? यस सर। छोटे बच्चों को देखते होंगे, है ना? तो अगर आप पीछे, जैसे वो साइकिल चला रहा है, उसकी कुछ स्पीड है साइकिल की, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी भी है, राइट? एंड आप फोर्स लगा रहे हो पीछे की तरफ रोकने के लिए, और उसकी स्पीड कम हो जाती है ना उससे। हाँ Yes, सर। sir.
हो जाती है ना, और इवन वो रुक भी जाता है कई बार, राइट? अगर आपने Yes, अच्छा sir. खासा फोर्स लगा दिया तो मतलब उसके पास एनर्जी थी और आपने उस पे पीछे की ओर फोर्स लगाया जिससे उसकी एनर्जी कम हो गई। हाफ एम वी स्क्वायर में v की वैल्यू कम हो गई, तो हाफ एम वी स्क्वायर की ओवरऑल वैल्यू भी तो कम होगी ना, हाँ सर। राइट? तो आपने एनर्जी ले ली है, उसकी एनर्जी कम कर दिया, मतलब आपने उस पर नेगेटिव वर्क कर दिया, राइट? यस सर। क्या आप लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं? Yes, sir. जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो लिख लीजिए पॉजिटिव वर्क क्या होता है। इसी के नीचे, वर्क के नीचे ही लिख लीजिए पॉजिटिव वर्क। When energy is given to an object by some application of force, when energy is given to an object by some application of force, then work done by the force is considered to be positive, right? By some. Application of force. सर उसके आगे By some application of force, then work done by that force is considered to be positive. नेगेटिव वर्क क्या होता है? When energy is extracted नेगेटिव वर्क में लिखो, when energy is extracted from an object, extracted मतलब बाहर निकालना, राइट? यस सर यस। When energy is extracted from an object by some application of force, then work done by that force is considered to be negative. समझ में आ रही है बात? हाँ सर. एक जीरो वर्क भी होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जीरो, राइट? जीरो वर्क यस लिखिए। When there is no energy transfer between the objects by some application of force, when there is no energy transfer between the objects by some application of force, तो work done by that force is taken to be zero. सही बात है गलत बात? हमने फोर्स वगैरह लगाया परंतु किसी पे कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो उस फोर्स के वर्क को जीरो माना जाएगा, राइट? जैसे हमने साइकिल पे फोर्स लगाया तो साइकिल की एनर्जी कम हो गई या फिर बढ़ गई, राइट? धक्का दे दिया तो चल पड़ी और खींच लिया तो चलती हुई रुक गई। सही बात है गलत बात? Yes, sir. यस सर और अगर हम ऐसे ही दीवार पे फोर्स लगा दें, जो मतलब फिक्स चीज है, पोल है कहीं पे या कोई पेड़ पौधा है या फिर लाइक दैट, उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं जो ना तो चला। सही बात है गलत बात? दीवार पे ही फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ भी एनर्जी दीवार को मिली? क्या दीवार की काइनेटिक एनर्जी आ गई? No, बताइए ना। sir. नो सर सर। कुछ चेंज नहीं हुआ, हम ऐसे ही धक्का लगा रहे हैं फालतू का। सही बात है गलत बात? तो हमारे फोर्स का वर्क डन क्या है? जीरो है, राइट? मतलब फोर्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी का कोई और तरीका है, राइट? एनर्जी निकालने का फोर्स केवल उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। अरे हाँ है ना, दीवार पे भी लगा रहे हैं हम Yes, तो sir. फोर्स, फिर दीवार को एनर्जी क्यों नहीं मिली? सही बात है गलत बात? सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सर.
क्या बोल रहा है बेटा तू श्रेयस? पार्टिकल को क्या हुआ होगा? खिंच तो हुआ होगा। देखो वो बहुत ही माइन्यूट सी चीजें हैं। ऐसे तो हर ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत इलास्टिक होता है, राइट? अपन ओवरऑल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अपन ओवरऑल दीवार की बात कर रहे हैं। ऐसे तो हर चीज इलास्टिक होती है। आप कहीं पे भी कुछ भी फोर्स लगाओगे उसका सेकंड साइज तो चेंज होगा ही, राइट? इतने छोटे लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं। आया ना? चलिए अब मैथमेटिकली वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि किसी को कितनी एनर्जी मिली और किसी को कितनी एनर्जी नहीं मिली। जैसे मैंने अभी बताया कि ओनली फोर्स सफिशिएंट नहीं है। दीवार को एनर्जी क्यों नहीं मिली? क्योंकि हम दीवार को हिला ही नहीं पाए। सही बात है ना बात? तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है तो उसका थोड़े से dt टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ds हुआ, राइट? और फोर्स लगा F। अरे हाँ या नहीं? हाँ सर। ऐसा हो सकता है क्या फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है? नो सर। ऐसा हो सकता है भाई, ऑब्जेक्ट पहले से मूविंग हो। जैसे प्रोजेक्टाइल की बात करें, प्रोजेक्टाइल ऐसे होता है ना, प्रोजेक्टाइल हाँ यहाँ पे होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है dt टाइम में। तो उस पर फोर्स किधर है? इधर है। ओके सर। और है ना, पहले से मूविंग है ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी डायरेक्शन में होगा ना। आपने फोर्स उधर लगाया थोड़ी देर बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बट इस मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी डायरेक्शन में है ना बेटा, राइट? यस सर, समझा। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के दौरान इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट पे कितना काम किया, इस वर्क का कैलकुलेशन कितना होगा? dw, ये वर्क डिफाइन है F डॉट ds। समझ में आ रही है बात? वर्क डन बाय force F vector on object during displacement ds। ठीक है बेटा? समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे जब मैंने पॉजिटिव नेगेटिव वर्क के बारे में पूछा था तो कुछ लेक्चर में ये बोला था कि सर पॉजिटिव वर्क मतलब डायरेक्शन से कुछ रिलेशन होगा। एक बात बताइए, यहाँ से देख के आपको क्या लग रहा है, वर्क पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वर्क स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है ना ये, यस सर। तो वर्क स्केलर क्वांटिटी। इसलिए डायरेक्शन की बात कभी मत करना इसके बाद, ओके सर। वर्क के डायरेक्शन के बाद, ठीक है? वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो सबसे पहले ये क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज द यूनिट ऑफ वर्क। जूल। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको?
कुछ फॉर्मूला न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, तो इसी न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, न्यूटन इंटू मीटर हो गया, तो 1 न्यूटन मीटर को ही 1 जूल बोलते हैं। सही बात है बेटा। यस सर। यही 1 जूल है, राइट। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब हुआ? dw इज इक्वल टू f डॉट ds। तो कोई भी डॉट प्रोडक्ट का पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? वो स्केलर। नहीं, स्केलर तो पॉजिटिव है ही। स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? जब दोनों पॉजिटिव हो। मतलब जब कौन बोले? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है? सर जब थीटा 90 0 से 90 के बीच में हो। हाँ, जब दो वेक्टर के बीच में थीटा 0 से 90 के बीच में है। सही बात है बेटा। यस सर। यस सर। तब डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। ये बात कितने बच्चों को याद है? यस सर। याद है ना? हाँ सर। तो आपको बता दूं कि जो इसी इन दो चीजों का जैसे डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये एक्चुअली आया f इंटू डी एस इंटू कोस थीटा, राइट। यस सर। तो ये f क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड, मोड ऑफ f, ये मोड ऑफ ds, और ये कोस थीटा, राइट। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है और ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो मैग्नीट्यूड Yes. उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, आया ना। किसी भी वेक्टर की लेंथ नेगेटिव नहीं है, तो ये चीजें तो हमेशा पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी। तो dw पॉजिटिव होने का मतलब केवल और केवल इस पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, राइट। तो जब cos थीटा पॉजिटिव आया ना, तब Yes, dw sir. पॉजिटिव। और cos थीटा पॉजिटिव कब? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे हाँ, आया ना। यस सर। थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक। और थीटा किस में एंगल है? फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में। सही बात है बेटा। यस अगर सर। ये थीटा लेस देन 90 है तो वर्क पॉजिटिव होगा, एक्यूट एंगल है। और यही कोस थीटा जब नेगेटिव है, जब कोस थीटा नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सही बात है बेटा। ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 1। तो थीटा ग्रेटर देन 90 आया ना, यस सर। मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट से दिख रहे हैं ना, हाँ सर। तो वर्क नेगेटिव है। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के स्पॉट में दिख रहे हैं ना कहीं, तो वर्क पॉजिटिव है। सही बात है बेटा। हाँ सर। यस सर। और वर्क 0 की बात करते हैं, dw 0। यहाँ पे वर्क नेगेटिव हो गया भाई, यहाँ पे वर्क पॉजिटिव हो गया, dw 0। तो उसके लिए तीनों चीज हो सकती है, या तो f 0 हो जाए, फोर्स ही 0 हो जाए। फोर्स पॉजिटिव होगा वैसे तो, जैसे f पॉजिटिव होगा, लेकिन 0 भी तो हो सकता है ना, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। तो मैं बोला था ना, जैसे दीवार पे अपन फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वर्क नहीं हो रहा है, तो एक्चुअली उसमें क्या 0 है? फोर्स 0 नहीं है,
ना ही डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सॉरी वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्योंकि दीवार डिस्प्लेस नहीं कर रही है। सही बात है गलत बात? हाँ सर। Yes. या फिर फोर्स भी जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं है, बट cos cos थीटा। theta equal to cos 90. जीरो का मतलब अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो वर्क डन जीरो होगा। समझ सर में आ रही है बात? सर हाँ। इनकी क्वांटिटी कुछ भी मतलब कितना भी मैग्नीट्यूड हो तब भी। कितना भी मैग्नीट्यूड हो जाए अगर एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जीरो होगा। ओके। समझ में आ रही है बात? यस। Yes, sir. आगे चलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया हमारे पास वर्क के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ छोटी छोटी चीजें, एक सेकंड रुको। जैसे मैं ये बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसको रस्सी से टांगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से एक्चुअली टांगने से पहले यहाँ से रिलीज किया है, मेरे हिसाब से ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ से रिलीज किया और फाइनली वो यहाँ आ गया। यहाँ से इनिशियली यहाँ पे था एंड रिलीज्ड, तो फाइनली हमने यहाँ पे देखा उसको। तो टेंशन का वर्क कितना होगा इस मोशन के दौरान, इसकी लेंथ है। फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन ड्यूरिंग दिस मोशन। कुछ सोच रहे हो, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो? टोटल का टेंशन जीरो है और एकदम सही जवाब है, क्योंकि टेंशन ऐसे लग रहा है तो ये एक सबसे सर्कुलर मोशन दिख रहा है ना आपको? अरे हाँ है ना? हाँ सर। तो सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तो अलोंग द टेंजेंट हो रहा है, छोटा सा यस ds, और जो टेंशन लग रहा है वो अलोंग द रेडियस लग रहा है। सही बात है बराबर, क्योंकि सर्कल की रेडियस यही है ना, हाँ सर। रस्सी। तो रेडियस और टेंजेंट में जो एंगल होता है वो 90 होता है। अरे हाँ है ना? यस सर। तो हर जगह पे कहीं भी जाके देख लीजिए आप, बीच में कहीं आके देखो यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट ऐसे और टेंशन ऐसे, यहाँ पे भी एंगल 90 है, हर जगह पे एंगल 90 है। अरे हाँ है ना, तो हर छोटी छोटी जगह का डी डब्ल्यू, टी डॉट डी एस करोगे ना तो ये वैल्यू 0 आएगी। सही बात है। तो यहाँ का भी डी डब्ल्यू 0, यहाँ का भी डी डब्ल्यू 0, तो सारे डी डब्ल्यू का जोड़ किया, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्ट जोड़ कर सकता हूँ ना मैं। तो 0 + 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही बात बोल रहा है। समझ रहे हो क्या मेरी बात? Yes, sir. तो ये एमजी हो नहीं गया लगेगा? नहीं, हमने तो केवल टेंशन की बात की है ना, वर्क केवल टेंशन के बारे में पूछा गया, हमसे ये नहीं पूछा गया कि फोर्स कौन कौन सा लगेगा। ये पूछा गया कि जब यहाँ से लेके यहाँ तक मोशन होगा उस टाइम पे टेंशन कितना काम कर रहा होगा, एमजी ने काम किया होगा, उसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं है हमसे, राइट। वो अभी ओके सर। तुम्हें सिखाया नहीं है ना, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं है। अरे हाँ है ना, हाँ सर समझे। हाँ सर। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा। Okay, sir. यस सर। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना वर्क? हाँ हाँ, सर। sir. ठीक है, चलिए बाय Take Bye, care, sir. sir. Bye bye. Thank you, बाय, sir. थैंक यू, टेक केयर, बाय सर। बाय।